नमस्कार। दूरदर्शन देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर एक ऐतिहासिक पल है। साथ ही भारतीय समाज, भाषा, लोकतंत्र और जन चेतना की 2 शताब्दियों की जीवंत यात्रा का उत्सव भी है। उदंत मार्तंड से आरंभ हुई हिंदी पत्रकारिता ने समय समय पर सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय चेतना, जन संघर्षों और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वर देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिंदी पत्रकारिता के इन्हीं आयामों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और टिप्पणीकार श्री राजीव नयन बहुगुणा। आपका स्वागत है। इस चर्चा में हमारे दूसरे विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार श्री योगेश भट्ट हैं, जो उत्तराखंड के सूचना आयुक्त भी रहे हैं। आपका भी स्वागत है भट्ट जी। हिंदी पत्रकारिता अपनी शुरुआत से ही कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजरती रही है। यह सिलसिला आज भी जारी है। मेरा पहला सवाल भट्ट जी से है, पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों जिनमें हम कहते हैं सूचित करना, शिक्षित बनाना, जनमत निर्माण करना, इनमें कितना परिवर्तन आप देखते हैं, कितना परिवर्तन आया है? हम 200 साल पूरे होने के अवसर पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हमको पीछे मुड़कर देखना चाहिए। निसंदेह बड़ा गौरवशाली एक इतिहास, एक सफ़र रहा है। और जहाँ तक मूल्यों की बात है कि हमारे देश में जब हिंदी पत्रकारिता संभवतः शुरू हुई, तो आज़ादी 2 युग में हम इसको देखते हैं, एक आज़ादी से पहले और एक आज़ादी के बाद। तो पहली बात तो कभी भी जो पत्रकारिता है वो उद्देश्य विहीन नहीं रही। जब आज़ादी से पहले अगर हम देखें तो बड़ा स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को गति देने में बहुत बड़ी भूमिका हिंदी पत्रकारिता की रही। और जो तत्कालीन संपादक रहे, जो भी समाचार पत्र उस समय निकले, एक स्पष्ट ये था कि भाई एक स्वतंत्र देश हो और उसमें जो है अपनी एक भाषा हो। तो और बहुत हद तक कामयाबी मिली। जो जन जागृति या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो जागरूकता आई, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका वो रही। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उस देश के निर्माण में, और देश की चूंकि लोकतांत्रिक हमारा राष्ट्र बना, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, उसके प्रति जागरूकता के लिए, उसमें भी हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि आपने भी शुरू में कहा, उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हिंदी पत्रकारिता के बिना आप इस राष्ट्र की और इस राष्ट्र के लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुगुणा जी, जो भट्ट जी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता के बिना 1826 से शुरू होती है और आज हम 2026 में हैं, हिंदी पत्रकारिता के बिना आप इस राष्ट्र की और इस लोकतांत्रिक समाज की और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। आपकी टिप्पणी इस पर? निसंदेह पत्रकारिता ने जो है तो मूक समाज को वाणी दी। और जो हिंदी पत्रकारिता भले ही विधिवत रूप से ऑन रिकॉर्ड 1826 से शुरू हुई हो, लेकिन वाचिक रूप से तो परंपरा बहुत पहले थी, बहुत पहले से विद्यमान थी। अमीर खुसरो ने जब से जो खड़ी बोली है, जिसे आप और मैं आज हम बोल रहे हैं, तो उसका जब आविष्कार किया सल्तनत काल में, तो उसी समय से वाचिक पत्रकारिता शुरू हो गई थी। ये कबीर हुए उस समय तो पद्य ही था, गद्य तो था ही नहीं, या उसी में रहा होता स्वराज्ञाओं में। लेकिन पद्य में अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास के जीते जी, उनके रहते हुए, उनके रामचरितमानस की हजारों प्रतियां हाथ से लिख के बट गई थी, तो उसमें मैं पत्रकारिता मानता हूँ, क्योंकि पद्य ही था ना उस समय, तो पद्य से आप संप्रेषण कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब गद्य में शिफ्ट हुए, और आपने जो कहा कि उदंत मार्तंड से इसकी शुरुआत हम मानते हैं, तो तब से लेकर और आधुनिक युग, जिसे मैं स्वाधीनता संग्राम का युग मानता हूँ, आप समझिए कि वो शुरू होता है लगभग 1918-19 से, जब महात्मा गांधी के हाथ में कमान आई, तब पत्रकारिता ने रफ्तार पकड़ी, उसने गति पकड़ी। और पत्रकारिता वहाँ तक, वहाँ से चल के गांधी युग तक, गांधी युग से आज के युग तक, कोई किसी फास्ट ट्रेन की तरह या किसी वाहन की तरह या कोई क्वांटम छलांग लगा के नहीं आई, बल्कि रफ्ता रफ्ता अपने पाँव से चप्पे चप्पे को नापती हुई, और किसी नदी की तरह हौले हौले बहती हुई, और अपने दोनों तटों को तोड़ती हुई, और उन्हें गढ़ते हुए, उनका निर्माण करते हुए
अपने दोनों किनारों को सींचते हुए जिस तरह नदी बहती है, तो वही रोल, वही भूमिका हिंदी पत्रकारिता की रही है। वो उसने समाज को बौद्धिक रूप से समृद्ध किया और समाज से वो खुद भी समृद्ध हुई। अच्छा, एक एक दृष्टि हमारी रहती है अपना भट्ट जी कि हम जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो अचानक ही बहुत सारे नकारात्मक पहलू ढूंढने लगते हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये ठीक नहीं हो रहा है। आज़ादी से पहले वाले हिस्से में ऐसा क्या था जो सच में हमें याद रखना चाहिए, और आज़ादी के बाद वाले हिस्से की जो पत्रकारिता है उसमें ऐसा क्या है कि जो हमें वास्तव में स्मरण रखना चाहिए? थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं, मैं इससे अतर के कह रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हिंदी पत्रकारिता की मैं मानता हूँ कि भाषाई विकास। अगर आप देखें, हमारा तो डाइवर्सिफाइड देश है, उस देश में जो है हिंदी को मान्यता दिलाना, अगर हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो मुझे लगता है उसके पीछे उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी हिंदी पत्रकारिता का है। और आज भी इसमें कहने में कोई राय नहीं है कि राजभाषा, संविधान में राजभाषा का दर्जा तो है, लेकिन जिस तरीके से राजभाषा की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। बड़ा लंबा समय लगा है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ही एकमात्र माध्यम है जिससे ये लगातार मजबूत हो रही है। आप एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मुझे लगता है कि आज देश में कम से कम 60,000 के करीब समाचार पत्र, आज जबकि न्यू मीडिया का दौर है, मैं उस समय का आंकड़ा बता रहा हूँ, फिर भी दैनिक समाचार, कि लगभग दैनिक तो मेरे ख्याल दैनिक कम और होंगे, साप्ताहिक दोनों। दैनिक तो लगभग 20,000 के दैनिक करीब और हैं, साप्ताहिक दोनों। लेकिन लगभग 60,000 के करीब पब्लिकेशन है जो हिंदी में है, और जो सबसे बड़ी संख्या है, और 50 करोड़ के करीब जो है अनुमानित पाठक संख्या है। तो ये सिर्फ हिंदी पत्रकारिता के कारण है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी जो हिंदी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के तौर पर या राष्ट्रभाषा के तौर पर संवैधानिक भले ही वो कहा गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर दर्जा मिलेगा तो सिर्फ हिंदी पत्रकारिता के ही कारण। आपका मानना ये है कि भाषा के तौर पर जो हिंदी को पहचान मिली है या जगह मिली है, उसमें एक बड़ी केंद्रीय भूमिका हिंदी पत्रकारिता की बहुत रही हुई। है? और ये में सौभाग्य है कि देखिए, जो न्यू मीडिया आया, उसके जो आप नकारात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं कि आजादी से पहले एक उद्देश्य था, उद्देश्य की पत्रकारिता थी। हमारे पास हिंदी पत्रकारिता का मकसद था आजादी की लड़ाई, देश को आजादी दिलाना है। जब आजादी मिल गई, उसके बाद जो स्वरूप बदला धीरे धीरे पत्रकारिता का, और कॉरपोरेट्स की एंट्री हो गई। समाचार पत्रों के जो आपका जो संपादकीय कक्ष थे, वो कॉरपोरेट के कब्जे में आने के बाद तस्वीरें बदली हैं, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी आई कि साहब जैसे कहने लगे कि ये पत्रकारिता जो है एक व्यवसाय है। और मेरा मानना तो ये है कि वैसे तो पत्रकारिता ही नहीं, पर हिंदी पत्रकारिता तो न कभी व्यवसाय थी और न कभी हो सकती है और न है। अच्छा बहुगुणा जी, आप तो कई दशक से सक्रिय पत्रकार हैं। ये जो द्वंद्व है हमें, जब भी हम हिंदी पत्रकारिता पे चर्चा करते हैं तो वो अचानक ही मिशन और प्रोफेशन का सवाल आ जाता है। तो जब सारी दुनिया में पत्रकारिता बदली है और एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हुई है, तो हिंदी वाले क्यों मिशन और प्रोफेशन के द्वंद्व में उलझे रहते हैं? देखिए, मिशन और प्रोफेशन दोनों अपनी अपनी जगह है, और एक पत्रकार अगर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का अर्थ बाजारू नहीं है, बल्कि शुद्ध व्यावसायिक। जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, एक अच्छा वकील होता है, जैसे एक अच्छा व्यापारी है कोई, वो प्रोफेशनल है। तो उस तरह पत्रकारिता का प्रोफेशनल होना कोई मैं अपशकुन नहीं मानता हूँ। लेकिन एक पत्रकार अगर अपने ईमानदारी से अपने दायित्वों को निभा रहा है, तो खुद ही एक मिशन को पूरा कर रहा है। अब आपने जो मिशनरी पत्रकारिता की बात की, तो ये आज़ादी की जो लड़ाई है, दूसरा स्वाधीनता संग्राम, जो आपके गोखले और तिलक से शुरू होता है, और फिर गांधी उसको आगे बढ़ाते हैं, लगभग 1919 से गांधी उसको आगे बढ़ाता है। अब उस समय देखिए कि शुद्ध रूप से वो मिशनरी पत्रकारिता थी। अंग्रेजी के अखबारों को छोड़ दीजिए, उनका स्वामित्व तो अंग्रेजों के हाथ में था। तो अंग्रेजी पत्रकारों के, तो अंग्रेजी अखबारों के या पत्रिकाओं के दो उद्देश्य थे, एक तो व्यावसायिक लाभ और दूसरा अपने साम्राज्य के पक्ष में जनमत को तैयार करना जी। ठीक इसके विपरीत अब आप देखिए, सारे उस समय के राष्ट्रीय नेता पत्रकार थे। मोहनदास करमचंद गांधी 3 अखबारों के संपादक थे, हरिजन और यंग इंडिया 3 एक गुजराती में था। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है ना कि हिंदी पत्रकारिता ने देश को नायक दिए। यस, अब जवाहरलाल नेहरू खुद संपादक थे उसके नेशनल हेराल्ड। डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये तो अगर मिशन नहीं होती तब थोड़ा ही ना संभव था। नहीं, तो ये एक इस पे आपकी टिप्पणी की आवश्यकता है कि जब आज़ादी मिल गई
तो क्या तब वैक्यूम आ गया, तब ये तय नहीं कर पाए पत्रकार की अब जो बड़ा लक्ष्य था वो हमने प्राप्त कर लिया, अब क्या करें? नहीं, आज़ादी से मिलने के बाद तक, और जब मैंने ज्वाइन की नौकरी 1984 के आसपास, तो तब तक भी राजनीति और पत्रकारिता में घालमेल था। उस समय कुर्ता पजामा पहनने वाले, धोती कुर्ता पहनने वाले कई पत्रकार थे बड़े बड़े पदों पे। अब तो नहीं मिलेगा ना आपको कोई, लेकिन उस समय थे। दैनिक हिंदुस्तान जो जो ये है, और बदलाव आया, ये धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। अभी आप तो खुद जो है समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं, और मैंने खुद जब पत्रकारिता शुरू की तो मैं मानता था कि जब समाचार पत्र आता था सुबह, पहली बार कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो ऐसे समझ के पढ़ रहा है कि जैसे गीता है, हाँ, उसमें हाँ, लिखा एक एक शब्द जो है गीता का वाक्य है, सत्य है। आज वो खत्म हो चुका है। तो ये जो आपने कहा ना कि क्या गिरावट, तो ये गिरावट आई है, ये विश्वसनीयता की कमी हुई है, और ये बड़ी चुनौती है जो अच्छा, माध्यम के तौर पे करीब करीब 110 साल, बल्कि 100 साल हम मान लेते हैं, 1826 से लेके और 1922-26, और बाद में जब भारत का अपना रेडियो स्थापित होता है, तो ये 110 साल में प्रिंट माध्यम को कोई चुनौती नहीं है। बाद में रेडियो आई और फिर टीवी आया, तो वहाँ तक कोई विरोधाभास नहीं दिखता इन तीनों माध्यमों के आने के बाद। लेकिन अचानक जैसे ही टीवी माध्यम का विस्तार होता है, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो इससे भी क्या पत्रकारीय उद्देश्य प्रभावित हुए किस तरह से? मुझे लगता है कि हुआ तो है, क्योंकि जिस जर्नलिज्म का आप बात कह रहे हैं वहां पर दो चीजें बड़ी प्रमुखता से आई उसके साथ साथ, एक सनसनी और दूसरा व्यवसायीकरण। और दोनों ने कहीं ना कहीं जो मूल अवधारणा पत्रकारिता की थी, कहीं ना कहीं उसको आहत किया है। जैसे मैंने कहा कि समाचार पत्र को तो पहले, आप स्वयं कह रहे हैं कि 110 साल तक, या हम तो खुद मान रहे हैं कि पिछले 10 साल तक, पहले तक समाचार पत्र को सुबह गीता के तौर पर देखा जाता था कि जो इसमें छपा है सब सही है। बेशक। और ऐसा नहीं है, आज भी समाचार पत्र की विश्वसनीयता है। हालांकि जो चीजें मैंने आपको बताई वो प्रभावित कर रही है, मैं बेशक, अब महसूस ये जो करता कह रहे हैं अभी जी, ना जी, भट्ट साहब, तो भाई ये जो वो आया मीडिया, ये कैमरे वाला, जी, हूं। तो इसका असर विस्फोटक है। इसका असर अंग्रेजी इंजेक्शन की तरह, अंग्रेजी दवाओं की तरह तुरंत असर करता है। अब उसके जो अंग्रेजी दवाओं के जो साइड इफेक्ट्स हैं, प्रतिप्रभाव हैं, तो वो भी इस मीडिया के वो भी हैं। लेकिन फिर भी जो मुद्रित शब्द है उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता, उसकी संप्रभुता बनी रहेगी, आज भी है। क्योंकि बार बार ये बात उठाई जाती है कि अरे भाई, मुद्रित आप शब्द देखो का, ना, एक जी, बात देखिए आप, जी, कि जज जो है, आज भी जब कैमरे आ गए, जजों के फैसले भी अदालतों लाइव के हो रहे फैसले हैं, खबरों जी, पे आ रहे हैं, लेकिन जज कैमरे पे भी तो एक महत्वपूर्ण बात और भी है, लिखता है, हम डिजिटल युग में हैं, हम डिजिटल युग में, हम कितने ही आधुनिक हो गए हैं, लेकिन एक सत्य तो है ना, छपा हुआ तो मिट नहीं सकता। आज आपने कोई भी यूट्यूब में या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपने वीडियो बना के डाला, वो डिलीट किया जा सकता है। लेकिन अखबार में जो प्रिंट हो गया वो तो डिलीट नहीं, वो तो परमानेंट रिकॉर्ड में है, इसको आप रिकॉर्ड से हटा सकते हैं। वो जो मुद्रित है तो वो तो हमेशा प्रासंगिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है समाचार पत्र। नहीं, तो सवाल भट्ट जी, सवाल ये है कि ये जो विकास है, प्रिंट्स के साथ रेडियो आता है, रेडियो के साथ टीवी आता है, टीवी के साथ फिर प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स आते हैं, फिर ऐसे माध्यम आते हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सबको अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है या एक विरोधाभासी विकास है ये? नहीं, मैं तो इसको विकास मानता हूं, और ये अच्छा है, इसका चूंकि लाभ भी हुआ है। आज देखिए पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है तीसरे नंबर की भाषा जो है हिंदी। हिंदी बन गई है। हम्म। सबसे ज्यादा वेबसाइट और पोर्टल्स जो देखे जाने वाले हैं वो हिंदी में है। और आप छोड़िए जो सबसे ज्यादा जिनको हम कहते हैं आप जैन जी वगैरह, जो सबसे ज्यादा रील बन रही है वो भी तो हिंदी में बन रही हैं, भले ही आपके चलन में अंग्रेजी है या और तमाम भाषाएं हैं। तो इस हिंदी का तो प्रसार हो ही रहा है। और जो हम पहले भी कह रहे हैं कि हिंदी पत्रकारिता के मूल उद्देश्य में कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का विकास भी रहा तो है। बहुगुणा जी, ये जो जैन जी का जिक्र भट्ट जी ने किया है, तो इस जैन जी के लिए पत्रकारिता भी तो अलग तरह की चाहिए, वो मुद्रित शब्द से कितना प्रभावित होगी? मुद्रित शब्द तो मूल में है, जो मैंने आपसे कहा ना कि मुद्रित शब्द जो है, मुद्रित शब्द की परंपरा तो ग्लेशियर की तरह है, और बाकी जो है तो उससे निकली हुई नहरें हैं या विस्तीर्ण नदियां हैं। अब ये जैन जी वगैरह का जो आपने जिक्र किया, तो ये इनका बीजारोपण भी तो वहीं से है ना, मूल भी तो वही है बेसिक उसमें। अब जो ये मीडिया हमारे हाथ में आया है, खासतौर से मोबाइल वाला, जो हर आदमी आज अपनी तरह का एक पत्रकार है, तो इसमें सबको ये स्वायत्तता मिली, सबको अधिकार मिला
जैसे पहले मताधिकार बहुत से कम लोगों के पास था, सीमित लोगों के, तो इससे पहले पत्रकारिता का अधिकार भी कम लोगों सीमित को लोग पास था। उसमें काम कर रहे हैं, जो मालिक है वो केवल पत्रकारिता के प्रोफेशन से जुड़े हैं। लेकिन आज तो राज भी पत्रकार हो गया, जिसके पास ये है, जिसके पास थोड़ी समझ है, ये मीडिया चलाना जैसे आता है, तो अपने अपने तो को यानी ये करता है। नागरिक पत्रकारिता का विस्तार है एक तरह से। हाँ हाँ, और वो कर रहा है और उसके सफल प्रयोग है। तो और मुझे तो लगता है इनको अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। नागरिक पत्रकारिता एक अलग वो है, और जो एक आपका ट्रेडिशनल जो पारंपरिक पत्रकारिता है वो एक अलग अलग वो है। नागरिक पत्रकारिता को हम जवाबदेह और जिम्मेदार तो नहीं मान सकते हैं ना, ये तो हम स्वयं देख रहे हैं कि आज स्थिति क्या चल रही है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण, चूंकि इसको पत्रकारिता मान लिया गया है, तो इसके कारण जो परंपरागत पत्रकारिता है, जो हमारी हिंदी पत्रकारिता है, उसका नुकसान हो रहा है, सवाल उस पर उठ रहा है। पर जो मूल जो उदंत मार्तंड का के ध्येय वाक्य में शामिल है, हिंदुस्तानियों के हित के हेत, पंडित युगल किशोर शुक्ल कह रहे हैं कि ये जो पर्चा निकलने जा रहा है, ये हिंदुस्तानियों के हित के हेतु के लिए है, ये उनके लिए है। तो जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो जो समकालीन पत्रकारिता है, खासतौर से वर्चुअल मीडियम आधारित जो पत्रकारिता है, ये उस उद्देश्य को कहीं पूरित करती है। इस पे दोनों की टिप्पणी आपकी आवश्यक लग रही है। मेरा मानना है कि उद्देश्य जो रहा, उगता हुआ सूरज, जो 1826 में स्टार्ट किया शुक्ल साहब ने, तो वो कहीं ना कहीं उद्देश्यों की पूर्ति तो हो रही है। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं। आज स्थिति ये है कि वही जो हमारा गौरवशाली इतिहास है वही इसकी चुनौती बना हुआ है। लेकिन जहां तक आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या वो उसकी पूर्ति कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि हिंदी पत्रकारिता को माइनस करके हम देश के लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। हम अगर एक पक्ष को हटा दें, सिर्फ एक पक्ष, उजला पक्ष देखने की कोशिश करें, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हिंदी पत्रकारिता की है। बहुगुणा जी, जी, आपने जो अभी वो उसका स्लोगन दोहराया ना, क्या हिंदुस्तानियों के हित के हेत। हित, हाँ, तो आज जो पत्रकारिता है मुख्य धारा की, वो हिंदुस्तानियों के हित का हित तो देख ही नहीं रही है, उस तरफ उसकी नजर ही मैं नहीं, उसी विरोधाभास की बात कह रहा उस हूँ तरफ कि उसकी। अब देखिए, किसान आंदोलन जो हुआ अभी 4-6 साल पहले, वो इस शताब्दी का नहीं, उसका अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। लेकिन उसमें 2 लाइन किसी बड़े व्यवसायिक अखबार में आपने नहीं देखी होगी, किसी चैनल में उसमें 1 मिनट का कोई क्लिप नहीं देखी होगी। वो सारा आंदोलन जितना लंबा चला और पूरे देश में व्यापक हुआ, इसी से हुआ, सोशल मीडिया से। हाँ, जो तो मतलब आपने बड़ी रोचक बात की है कि यानी जो मुख्य धारा का और प्रतिनिधि मीडिया है, वो हिंदुस्तानियों के हित के हेत वाली लाइन पे उतना सफल नहीं रहा जितना कि ये नया उसने वो जमाने के लाइन माध्यम रहे। हित के हेत वाली, जी, उसकी अब लाइन दूसरी नहीं, हो वही गई। हम कह रहे हैं कि देखो, जब से व्यावसायिकता और सनसनी जी। और राजनीति का सीधा दखल हुआ है, उससे प्रभावित तो हुई है। हम इसी दौर से गुजर रहे हैं जो बहुगुणा जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि घटनाएं जिस स्तर पर उजागर होनी चाहिए थी, या जिस स्तर पर उसको लेकर जागरूकता होनी चाहिए थी, उस पर नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि ब्लैकआउट है, जी। फिर भी है। तो प्रभावित तो कहीं ना कहीं हम हुए हैं, और यही बड़ी चुनौती भी है। लेकिन जो हिंदी के नए मीडिया माध्यम हैं, वो नए मीडिया माध्यम क्या सूचनाओं की अति के शिकार नहीं है बहुगुणा जी? जी, सूचनाओं की अति के शिकार नहीं है? अब वो अति का शिकार तो होना ही है। अब उसमें से तो हमें खुद ये तय करना है ना कि हम कौन सी सूचना को हम ग्रहण करें, कौन सी को छोड़ दें। सार सार को गही रहे, सूचना की अति तो इसमें होगी, ये तो कोई नई बात नहीं है। पाठक वर्ग को, जो दूसरा यूजर एंड है, उसको भी बहुत जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि जो सूचना प्रसारित कैसे होती हैं आज तो फॉरवर्ड होती है ना, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। ये इतना जागरूक होना आवश्यक है कि भाई जो सूचना है वो सही है या नहीं, आप उसको फॉरवर्ड करें या नहीं करें। आजकल एक बड़ा वो चले ना साहब, वायरल कर दो इसको। तो वायरल कैसे होता है? जब आप उसको मैन टू मैन उसको बढ़ाते हैं। नहीं, मैं वही उसी तरफ आपका इशारा करना चाह रहा था कि इससे पहले एक मीडिएट करने के लिए एक माध्यम मौजूद था। अखबारों में खबरें आ रही थी, या आकाशवाणी पे खबरें आ रही थी, या दूरदर्शन पे खबरें आ रही थी, वो पर्याप्त रूप से छन के आ रही थी। और वहाँ हम ये मान रहे थे कि हमारे पाठक को या दर्शक को इस तरह की सूचनाओं की आवश्यकता है। लेकिन जो ये फ्री फ्लो है इस वक्त सूचनाओं का, क्या ये उतना ही सम्यक रूप से परिष्कृत है जितने की आवश्यकता है पाठक या दर्शक को? बहुगुणा जी, देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ है ना, उसमें माध्यम में, उसकी गति में, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, इसका
सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि भाषा जो मुख्य अवयव थी पहले पत्रकारिता की, भाषा वो पटरी थी कि जिसपे आपके सूचनाओं की ट्रेन जिस पे सूचनाओं चल की रही। ट्रेन जिसपे चल रही, उस पटरी वो उखड़ गई। जैसे अब नई गाड़ियां आ गई हैं जिनमें न तो क्लच है न गियर है, वो तो मुख्य पार्ट था। अब वो आराम की वजह से उसको हटा दिया, अब केवल स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, वो गियर ही गायब कर दिया। तो इसी तरह से भाषा का जो उपकरण था पत्रकारिता में वो हटा दिया। जैसे गाड़ियों से गियर और क्लच गायब कर दिया, तो पत्रकारिता से भाषा को हटा दिया गया भाई आपके सरलीकरण कॉपी के लिए। एडिटर, पहले तो कॉपी एडिटर होते थे, फिर एडिटर होते थे, जो सूचनाएं थी वो कई चैनल से छन के जो है फाइनली पाठक के पास पहुंचती थी, तो और वो लगते इससे जवाब हुआ क्या कि अब भाषा का कोई वो है ही नहीं, उसमें कोई जगह कोई नहीं है, परिष्कार संस्कार है ही नहीं, जो कुछ जो नहीं। मन तुम करे कोई लिख भी रहे। कैसी भी भाषा बोल रहे हैं। अब हमारे समय तक जो पत्रकारिता थी, तो हम कभी कभी, हमेशा नहीं पर कभी कभी हम लोग जानबूझ के संश्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते थे। इसलिए करते थे कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमने जो शब्द प्रचलित नहीं है, हमने वो भी सिखाने वो भी लाना, अपने पाठकों वो को। भी एक उद्देश्य में था। अब नए तो नए शब्द हिंदी पत्रकारिता में ही कई नए शब्द गढ़े गए, जो चलन आम चलन में, बोलचाल में, और ये सब लेकिन इस चर्चा से वो विरोधाभास बाद में बार बार फिर उभर के आ रहा है कि भाषा पे नियंत्रण नहीं रहा, सूचनाओं पे नियंत्रण नहीं रहा, माध्यम पे नियंत्रण नहीं रहा, तो क्या भट्ट जी ये अराजकता की स्थिति नहीं है? अराजकता की स्थिति की ओर मुझे लग रहा है बढ़ रहे हैं हम, अगर इसको समय रहते। मुझे लगता है अभी इतना वो नहीं है, क्योंकि बहुत ये प्राइमरी दौर है। हम जो जिस न्यू मीडिया की बात कर रहे हैं, हम उसके बहुत शुरुआती, उसमें ऐसे होता है ना कि आप शुरू में किसी चीज में बहुत ज्यादा जो है इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्सुकता उसको लेकर रहती है, पर लगता है मुझे कि धीरे धीरे जैसे हम सीखेंगे, तो धीरे धीरे इसकी आचार संहिता भी बनेगी, धीरे धीरे जागरूक होंगे। सूचना अभी अब जैसे कानून बन रहे हैं, लगातार ये चर्चा में है कि भाई चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो उसको जो है उस पर उसकी भी एक आचार संहिता होनी चाहिए, ताकि ये अराजकता की ओर न बढ़े। तो रेगुलेट किए जाने के संदर्भ में आपका विचार क्या, जिस तरह से एक सीमित दायरे में सही, लेकिन प्रिंट मीडिया को भी व्यवस्थित किया गया, रेगुलेट किया गया, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाते हुए, फिर चाहे वो आकाशवाणी जैसा माध्यम हो या दूरदर्शन जैसा माध्यम हो, उनके लिए भी एक सीमा रेखा तय की गई। पर इसके लिए जो ये नए दौर का माध्यम है, इसके लिए किसी तरह की सीमा रेखा की आवश्यकता है? आवश्यकता है, जैसे अभी बात आई, आवश्यकता इसलिए है कि एक मर्यादा जरूर होनी चाहिए, एक पेशागत मर्यादा भी होती है। अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो उसकी मर्यादा, कोई ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी शब्द का प्रयोग किसी के लिए भी कर लें, अपमानजनक शब्दों का, असंसदीय शब्दों का, गलत तथ्यों का, या किसी की भी छवि बिगाड़ने का बिना तथ्यों के आधार पर। तो इसके लिए तो आचार संहिता बननी चाहिए। बात विश्वसनीयता, क्यों आज विश्वसनीयता पर सवाल उठा है? पूरा जो हम जिस विरोधाभास की बात की जा रही है, वो सिर्फ विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है प्रश्न है, कि अगर विश्वसनीयता होती तो फैक्ट से कैसा भी आए स्वीकार किया जाता है उसको। लेकिन जहां पर अगर गलत फैक्ट्स आएंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल होगा, जो कि जिसका कि शिकार हो ही रहा है आज का सोशल मीडिया के दौर में जो चल रहा है, तो इसके लिए आचार संहिता मुझे लगता है कि जरूरी है। बहुगुणा जी, आचार संहिता तो एक मामला है, लेकिन इसको रेगुलेट किया जाना दूसरा मामला लगता है। मनुष्य की जो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर प्रहार होगा, जो संविधान का की मूल भावना है। नहीं, रेगुलेट अभिव्यक्ति किया की जाना, स्वतंत्रता। आचार संहिता तो अब होनी चाहिए। देखिए, रेगुलेशन में तो ये बात आ जाएगी ना कि भाई आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें अभी जो कानून है वो लागू है, अभी होता है, एक्शन होता नहीं है। जो सोशल मीडिया पे कोई गालियां बक रहा है या कुछ अफवाह फैला रहा है, भड़का रहा है, चरित्र हनन कर रहा है, गलत सूचनाएं दे रहा है, समाज और किसी व्यक्ति विशेष के लिए घातक टिप्पणी या फिल्म डाल रहा है, तो उसमें तो एक्शन होता है अभी भी। अब इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर वो, जो मैंने कहा कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है संविधान में, उस पे हमला हो। हाँ, उस पर हमला होगा। लेकिन बेशक जो ये भट्ट जी कह रहे हैं कि आचार संहिता वो समाज को स्वयं तय करनी पड़ी, वो सरकार बना ही नहीं सकती है। सेल्फ रेगुलेशन की होना बात चाहिए, आप क्योंकि कर रहे हैं। पब्लिक को खुद जवाबदेह होना पड़ेगा, जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये तो जिम्मेदारी पब्लिक की भी है ना, समाज की भी है। जैसे आगे मीडिया किसके लिए? राष्ट्र हो, राष्ट्र भी तो किसी न किसी समाज से ही है। मीडिया है तो मीडिया भी तो समाज से ही है। तो आखिर समाज में इतनी जागरूकता लानी होगी, तो आचार संहिता वो उसके लिए है कि स्वयं जाने कि जो ये माहौल बन रहा है ये ना बने, क्योंकि जिम्मेदारी तो प्रत्येक की है, मुझे लगता है इसमें। अच्छा बहुगुणा जी, हम फिर थोड़ा पीछे अतीत की तरफ जाते हैं। तो अतीत की तरफ में अब आज़ादी से पहले तक का अगर हम देखें तो ठीक है, हमारा एक क्लियर कट झुकाव है, वो झुकाव है हमारा अपनी आज़ादी के प्रति।
हमें आज़ादी मिले। बाद में वो झुकाव या तो सत्ता की तरफ है या सत्ता से कुछ लाभ पाने की तरफ है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? अब वो मैं आपसे अभी कहा था ना कि जो आज़ादी के बाद जो स्वाधीनता सेनानी थे उनमें कुछ तो राजनीति में चले गए, कुछ पत्रकारिता में छूट गए। उसके बाद भी बड़े बड़े, अब गांधी जी के बेटे क्या नाम था उनका, देवदास गांधी, जो वो पत्र खुद के एक बड़े अखबार जी। के राष्ट्रीय उसके संपादक थे। सारे बड़े अखबारों में क्षेत्रीय भाषाओं को भी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगला, हिंदी, इनके सबके संपादक फ्रीडम फाइटर थे ज़्यादातर, 75%। और यही अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, उधर भैरव दत्त धूलिया, जी। इधर आचार्य गोपेश्वर कोठियाल, जी। उधर पंडित विशंबर दत्त चंदोला, ये सारे फ्रीडम फाइटर थे और पत्रकार भी थे। तो अनेक लोग उससे वो आ गए। अब बात तक जो मैंने कहा कि जब हमने शुरू किया, मतलब शुरू तो पहले जब नौकरी शुरू की, तो उस समय तक पत्रकारिता से राजनीति में, राजनीति से पत्रकारिता में आना जाना लगा रहता था। जी। उसके बाद वो बैन हुआ, स्ट्रिक्टली बैन हुआ, और खुद से बैन हुआ, सरकार ने नहीं किया। लेकिन आज आप नहीं देखेंगे कि कोई केंद्र का मंत्री आके पत्रकार बन जाए। उस समय बनते थे। मोतीलाल वोरा पत्रकार थे, राजनीति में आ गए। चंदूलाल चंद्राकर मिनिस्टर रहते थे, फिर चुनाव हार गए तो दोबारा नहीं, पर पत्रकारिता में कुछ चले गए। उदाहरण तो हमारे पास 10-15 साल पुराने तक भी हैं जो नहीं, पर पत्रकारिता। अब ये नहीं ना, पत्रकारिता छोड़ के गए हैं उधर को, पर फिर लौटे नहीं ना। फिर वापस पत्रकारिता में लौट नहीं। आते थे। तो मैं झुकाव की बात कर रहा था कि जो एक सत्ता की तरफ झुकाव है या सत्ता की तरफ झुकाव की जो प्रवृत्ति है, सत्ता ये की तरफ झुकाव इसलिए हुआ है कि जो मैंने कहा कि अब शुद्ध रूप से जो हमारा प्रचलित मीडिया है, प्रिंट भी और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, इनका मुख्य उद्देश्य अब समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनका लाभ कमाना है। तो इसलिए अब जब कोई जवाबदेही आपकी समाज के प्रति है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, केवल शुभ लाभ, बल्कि अशुभ लाभ जिसे मैं कहता हूँ, वो आपका उद्देश्य है, तो सत्ता के प्रति तो झुकाव होगा ही। उसके झुकाव के बिना वो आपका हित सधेगा कैसे? लेकिन फिर उस सिद्धांत का क्या होगा कि मीडिया को ये कहा गया कि मीडिया स्थायी प्रतिपक्ष है। नहीं नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब तो मीडिया, वो तो बात बहुत पहले खत्म हो गई, 10-15 साल पहले। तो फिर बीस। भविष्य का जो चित्र बन रहा है भट्ट जी, वो भविष्य का चित्र कैसे होगा? क्योंकि जैसे बहुगुणा जी ने कहा कि भाई वो स्थायी प्रतिपक्ष की बात भी अब गौण हो गई, सत्ता का नहीं, झुकाव गौण अन्य नहीं हुई, है ही नहीं। है ही नहीं, या सत्ता के साथ जुड़ाव या सत्ता के साथ निकटता अब वो एक शुभ लाभ के भाव को और गहरा कर रही है। तो फिर भविष्य का चित्र कैसा बनता है? भविष्य को लेकर मैंने आपको पहले भी वो कहा कि भविष्य एक चुनौती है कि भाई हम एक 200 साल की लीगेसी लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि हमने ये माना कि पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता खास करके, वो मिशन है। और जैसा कि आप कह रहे हैं बहुगुणा जी के, जो मौजूदा दौर है उसमें तो ये है कि या तो इस तरफ है या उस तरफ है, दो पक्ष हैं। जो तीसरा पक्ष जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है, या जो बार बार बात आ रही है कि सत्ता की तरफ झुकाव है, ये संभवतः इसी कारण है क्योंकि इसको व्यवसाय मान लिया गया है। आज जो बड़े मीडिया घराने हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वो तो उसको व्यवसाय की तरह लेकर चल रहे हैं, या जो बड़े चैनल्स हैं, या जो और भी मीडिया जिस रूप में सामने आ रहा है, तो उनको एक बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी फसल है, एक तरफ डालिए, दूसरी तरफ काटिए। अच्छा बहुगुणा जी, जो भट्ट जी ने कहा कि आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो इधर रहिए या उधर रहिए, क्या सच में तीसरा विकल्प कोई सामने नहीं है? अब तीसरा विकल्प तो मैंने वही कहा कि वो जनता का मीडिया है, या तो छोटे जो माध्यम है कुछ थोड़े बहुत वो है, और या फिर सोशल मीडिया ही है, वही जो आप स्थायी। पर मेरा इस पे मानना ये है कि हमको भले ही नजर नहीं आ रहा है, और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कहीं ना कहीं संतुलन बना है, वो भले ही नजर नहीं आ रहा है लेकिन एग्जिस्ट करता है। इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ योगेश भट्ट जी ने इशारा किया, और साथ ही उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक चित्र बहुगुणा जी ने भी खींचा है। आज की इस चर्चा में हमने हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के से जुड़े कई पहलुओं पर विमर्श किया, कई नई बातें निकल कर आई, और जो सार रूप में बात आई वो ये है कि बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चुनौतियां हैं तो चुनौतियों के लिए एक रास्ता भी आगे बनेगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर हाजिर होंगे किसी एक नए विषय के साथ नई चर्चा के लिए। पुनः आभार, धन्यवाद।